अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 20 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड द टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम और कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ से बेसिकली जो टर्म्स हैं वो एमसीक्यूज के हवाले से पूछी जाती हैं। और यहाँ पर जो कंपोजिशन है क्रोमोसोम्स की, यहाँ पर मुख्तलिफ टर्म्स आएंगी, जैसे कि हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, यूक्रोमैटिन क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है। तो यहाँ से शार्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें जरा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को आपने याद कैसे रखना है, सही है। तो उसको देखें जरा। पहले तो ये बात है कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम दी किस बेसिस पे गई है। ये दी गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। किसकी बेस पर दी गई है? सेंट्रोमेयर की बेस पर दी गई हैं। अब सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर वो पोजीशन होगी जहां पर दो क्रोमाटिड्स आपस में आकर मिलते हैं, ठीक है। जहां पर दो क्रोमाटिड्स आपस में आकर मिल जाएंगे उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। सपोज दैट एक आपके पास क्रोमाटिड ये है, दूसरा क्रोमाटिड ये आ गया। ये दोनों क्रोमाटिड जिस पोजीशन पर मिले हैं इसे कहेंगे सेंट्रोमेयर का नाम दे देंगे। तो इसी की बेस पर दी गई है टाइप्स। पहली टाइप है मेटासेंट्रिक। तो आपने इसको याद ऐसे रखना है कि मेटा वो भी एम से स्टार्ट हो रहा है और जो लफ्ज मिडल है, मेटा भी एम से स्टार्ट हो रहा है और जो लफ्ज मिडल है वो भी एम से स्टार्ट होता है। तो मेटासेंट्रिक में क्या होगा? अगर जो सेंट्रोमेयर है, अगर सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के मिडिल में मौजूद होगा, अगर सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के मिडिल का मतलब दोनों क्रोमाटिड जो हैं उनके सेंटर में मौजूद है। देखिए यहाँ पर सेंटर में जो सेंट्रोमेयर है वो क्रोमोसोम के सेंटर में है, उस तरह का अगर होगा हम उसे नाम दे देंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और ये देखिए जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है ये हमें किस शेप में दिखाई दे रहा है? ये हमें दिखाई दे रहा है वी शेप के अंदर। किस शेप में दिखाई दे रहा है? वी शेप के अंदर दिखाई दे रहा है। और अगर बच्चे आपसे पूछ लिया जाए भी जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं या फिर कैरियोटाइप होती है, जो कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो कि सेल्स जो सेल साइकिल है उसके किस फेज में स्टडी की जा सकती है, कौन सा वो फेज है जिसमें हम ये चीजें स्टडी कर सकते हैं, कौन सा वो बेस्ट फेज है। तो वो सबसे जो बेस्ट फेज होता है वो होता है मेटाफेज। तो मेटाफेज के दौरान हम क्या कर सकते हैं? हम कैरियोटाइप को भी स्टडी कर सकते हैं और जो शेप्स होती हैं उनको भी स्टडी किया जा सकता है, ठीक है, मेटाफेज के दौरान। लेकिन सेल साइकिल का कौन सा वो फेज है या फिर माइटोसिस का कौन सा वो फेज होता है जिसमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की जरूरत होती है, वो होगा एनाफेज। स्टडी किस फेज में की जाएगी? मेटाफेज में। और जरूरत किस फेज में होगी? वो होगी हम आपके पास जो एनाफेज होता है, एनाफेज के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट आ गया सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रिक यानी कि मेटा मतलब मिडल, मिडल में तो नहीं है लेकिन सब मेटा का मतलब मिडल के करीब, नियर द मिडल। अगर जो सेंट्रोमेयर मौजूद है नियर द मिडल, मिडल के करीब मौजूद है, हम उसे नाम दे देंगे, क्या नाम दिया जाएगा? उसे नाम देंगे सब मेटासेंट्रिक। और इसकी शेप देखें जरा, ये हमें किस शेप में दिखाई दे रहा है? ये हमें एल शेप के अंदर दिखाई दे रहा है। ये किस शेप में आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको बच्चे दिखाई दे रहा है एल शेप के अंदर। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? हम इसको एल शेप का भी नाम देते हैं। यानी कि ये जो क्रोमोसोम है किस शेप में? एल शेप है। फर्स्ट किस शेप में थे? वो वी शेप में थे, ये आगे एल शेप में। अब टीलोसेंट्रिक, ठीक है, टी से टीलो और टी से टेल। अगर सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स के टेल पर मौजूद है तो हम उसे नाम दे देंगे टीलोसेंट्रिक। देखें तो उसके टेल पर मौजूद है, तो ये आपके पास जो क्रोमोसोम है ये किस शेप में दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है आई शेप के अंदर। किस शेप में आ गया? आई शेप में आ गया। तो हम इसे क्या नाम दे देंगे? आई शेप। लास्ट वन देखें जरा, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में देखें यहाँ पर टीलोसेंट्रिक टेल, एक्रोसेंट्रिक नियर द टेल। अगर सेंट्रोमेयर टेल पर नहीं, टेल के करीब मौजूद होगा, देखें टेल नहीं, टेल के करीब होगा, तो हम उसे क्या नाम देंगे? हम उसे नाम दे देंगे एक्रोसेंट्रिक, यानी कि नियर द टेल, टेल के करीब। और एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये आई शेप में था और ये किस शेप में होगा? ये आपको जे शेप दिखाई दे रहा है। ये कौन सा आ जाएगा? ये हमारे पास जे शेप क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है। आई शेप, जी शेप, वी शेप एंड एल शेप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमेयर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू क्रोमाटिड्स। नेक्स्ट आ गई कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब आपको पता है बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। देखें अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ, एक ऐसा सेल जिसमें वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, तो वो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बच्चे, उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो क्रोमोसोम सिर्फ मिलके बने होते हैं डीएनए से। किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए से मिलके बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ और इसी वजह से उनका जो क्रोमोसोम होता है ना वो बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में।
जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में नहीं बल्कि न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम है वो बिखरे हुए होंगे साइटोप्लाज्म में, और उनके बिखरने की वजह यही होगी कि वहां पर सिर्फ डीएनए होता है, प्रोटीन्स नहीं होती। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल जो क्रोमोसोम होता है इट इज मेड अप फ्रॉम टू डिफरेंट, ये डीएनए भी इसके अंदर होता है और इसके अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलेगी, यानी कि डीएनए भी होगा और साथ में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। अब अगर आपसे बच्चे हम बात कर लेते हैं डीएनए की, यानी कि एक क्रोमोसोम के अंदर कितने परसेंट डीएनए होता है और कितने परसेंट उसमें हिस्टोन प्रोटीन होगी। तो जो डीएनए होता है वो डीएनए ऑलमोस्ट होता है जी 40%। एमसीक्यूज आ गया आपके पास, डीएनए कितने परसेंट होगा, डीएनए आपके पास होगा 40%, और अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो वो आपके हमारे पास होगी 60%। एक क्रोमोसोम की बात की जा रही है और यूकैरियोटिक सेल में बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि जब भी हम क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं हमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ एक और चीज भी देखने को मिलेगी, और वो चीज होगी उसे हम नाम दे देते हैं आरएनए का। अब ये आरएनए कहां से आया, ये आरएनए असल में क्रोमोसोम के साथ ही होता है अटैच। आपको प्रोसेस याद होगा ट्रांसक्रिप्शन का, राइट। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है कि जो डीएनए होता है डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। अब अगर क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम में डीएनए है, इसका मतलब ये है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है उस वक्त डीएनए और आरएनए बनता है। इसी वजह से जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट के अंदर क्या चीज होती है, आरएनए भी मौजूद होता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स की बात क्यों करें भाई हम, क्योंकि आपको पता है जी हमारे पास जो डीएनए होता है बच्चे, जो डीएनए है, डीएनए को हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड का। डीएनए और आरएनए को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब जो डीएनए है आपके पास ये क्या है, इट इज नोन एज अ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड अपने छोटे छोटे रिपीटिंग सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, हम उन्हें नाम दे देंगे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड किस चीज से मिलकर बनता है, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप फ्रॉम रिपीटिंग सब यूनिट्स एंड दीज आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका मतलब है अगर हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की, तो आपके पास बच्चे जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, सही है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स आर द सब यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए का, और डीएनए कहां पर है, क्रोमोसोम में। इसका मतलब है जो क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो आपके पास कितने होंगे, वो आपके पास होते हैं बच्चे 140 मिलियंस। ह्यूमंस का जो एक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट टिपिकल आपको कितने न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे। अगर हम एक अंदाजा लगाते हैं, जैसा कि अगर हम फर्ज करते हैं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो एक लफ्ज के इक्वल है, सपोज दैट जैसे आप एक कागज पे पेज पे लिखते हैं, ठीक है, जैसे कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, कंपोजिशन एक लफ्ज आ गया, तो अगर आप फर्ज करते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड एक लफ्ज है और वन न्यूक्लियोटाइड इज वन वर्ड, एक न्यूक्लियोटाइड एक लफ्ज है, और अगर एक पेज पर, अगर हम एक पेज पर 500 लफ्ज लिख सकें, यानी कि 500 वर्ड्स लिख सकें, तो अगर बच्चे आपको एक क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड को लिखना है ना, तो उसके लिए हमें कितनी बुक्स चाहिए, हमें बुक्स चाहिए 280 बुक्स चाहिए, और वो जो 280 बुक्स होंगे उन 280 बुक्स में पेजेस कितने होने चाहिए, 1000 पेजेस होने चाहिए, और हर पेज के ऊपर कितने न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स होने चाहिए। यानी कि आपके पास अगर आपको क्रोमोसोम के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को स्टडी करना है तो उस एक सीक्वेंस को लिखते लिखते हम 280 बुक्स प्रिंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्वाइलिंग के बारे में, ठीक है, क्वाइलिंग ऑफ डीएनए, क्वाइलिंग ऑफ डीएनए, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है, और हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द होता है लिपटा क्या चीज, डीएनए। अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम है
अगर हम एक क्रोमोसोम को देखना चाहें, देखें जो डीएनए होता है ना, डीएनए बहुत ही कोआइलिंग स्ट्रक्चर में होता है क्रोमोसोम के अंदर। अगर आप एक क्रोमोसोम के डीएनए को स्ट्रेट लाइन में लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम सेल को भी नहीं देख सकते। अब गौर करेंगे ना, हम एक सेल को भी नहीं देख सकते। और यहाँ पर बात हो रही है कि डीएनए की जो कोआइलिंग होती है वो क्रोमोसोम्स के अंदर इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम सिर्फ एक क्रोमोसोम के डीएनए को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लेकर आते हैं तो हम 5 सेंटीमीटर लेंथ उसकी देख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर लेंथ एक क्रोमोसोम के डीएनए। इज इट क्लियर? अगर हम उसकी कोआइलिंग खत्म करते हैं। अब हम बात करते हैं जी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, यानी कि एक सेल को, तो सेल के अंदर हमें क्रोमोसोम की चंद एक डिफरेंट शेप्स दिखाई देती हैं। अब वो कौन सी शेप है उनको जरा देख लें, और ये वहीं से आपका जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं, ठीक है। तो पहली जो शेप है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमें मिलता है न्यूक्लियोसोम। क्या चीज देखने को मिलेगी? न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है? जब हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, यहाँ पर डायग्राम में लिख दिया, ये आ गया हिस्टोन प्रोटीन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में लिपटे होंगे और आपस में होंगे, एक जगह पर मौजूद होंगे हिस्टोन 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, और जब उनके ऊपर डीएनए इस तरह से रैप हो जाता है, लिपट जाता है, हम उसे क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कैसे बना? न्यूक्लियोसोम बना 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल, 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और उनके इर्द गिर्द क्या चीज लिपटी होती है? उनके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है डीएनए लिपटा होता है, और हम उसे नाम दे देते हैं न्यूक्लियोसोम का। इज इट क्लियर? अब बच्चे नेक्स्ट देखो जरा। अब नेक्स्ट ये है, आपके पास जो न्यूक्लियोसोम है, आपने कभी सोचा है कि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द क्यों लिपटा होता है? इसके क्या रीजन है? इसकी रीजन ये होती है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, उसका एक मैग्नेटिक सा इफेक्ट है, यानी कि जिस तरह से मैग्नेट के ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम टू सेम इसी तरह का कुछ इफेक्ट मौजूद होता है एक न्यूक्लियोसोम के अंदर भी, जिसकी वजह से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा है। अब देखो जरा, अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात करता हूं तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है हमारे पास, प्रोटीन के जो सब यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। और अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात करता हूँ, हिस्टोन प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड होते हैं वो मोस्टली 2 अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे होते हैं। उनमें से एक होता है लाइसिन, और दूसरा जो अमाइनो एसिड होता है उसे हम नाम देते हैं आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएट करने आर्जिनाइन, आर्जिनिन, ठीक है। तो अब ये जो लाइसिन है या आर्जिनिन है, इन दोनों के ऊपर चार्ज होता है, और वो जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। किसके ऊपर आ गया? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आ गया। अगर आप डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए मिलकर बना था किस चीज से? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें देखने को मिलेंगी आपको लाजमी। उनमें से एक होगा फास्फेट ग्रुप, दूसरा आपके पास क्या होता है, दूसरी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी पेंटोज शुगर, और साथ में देखने को मिलेंगी नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारा जो काम है वो सिर्फ फास्फेट ग्रुप तक है, यानी कि PO4 नेगेटिव तक। अगर आप फास्फेट ग्रुप की बात करते हैं PO4 नेगेटिव की, तो फास्फेट ग्रुप पर चार्ज आ गया नेगेटिव। ये क्या बना रहा है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या बना रहे हैं? डीएनए। इसका मतलब है डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा हो गया? डीएनए पे चार्ज आ गया जी हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से जो डीएनए होता है वो बड़ी मजबूती से पकड़े हुए होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे न्यूक्लियोसोम के साथ साथ हमें एक और स्ट्रक्चर में भी आपको, जब न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर दिखाई देती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, अब वो स्ट्रक्चर क्या होती है? उस स्ट्रक्चर का नेम होता है जी क्रोमाटिन। उस स्ट्रक्चर का नेम क्या है? क्रोमाटिन। अब क्रोमाटिन कैसे बनता है? देखें, जब न्यूक्लियोसोम
जब न्यूक्लियोसोम्स आपस में क्वाइलिंग करते रहते हैं और उनकी क्वाइलिंग कॉम्प्लेक्स होती रहती है, यानी कि वो सुपर क्वाइल्स बना देती हैं। जब सुपर क्वाइल्स बन जाएंगे, उन सुपर क्वाइल्स किसमें चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं क्रोमाटिन के अंदर। These will be changed into chromatin। अब क्रोमाटिन की अगर आप बात करो तो क्रोमाटिन की कितनी टाइप्स हो जाएंगी, दो टाइप्स होती हैं। एक जो क्रोमाटिन होता है उसे हम नाम देते हैं हेटेरोक्रोमाटिन, और दूसरा जो क्रोमाटिन होगा उसे हम नाम देते हैं यूक्रोमाटिन। हेटेरोक्रोमाटिन एंड सेकंड टाइप कौन सी है, यूक्रोमाटिन। अब यहाँ से आपका एमसीक्यूज देखें और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से न्यूक्लियोसोम क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है, हेटेरोक्रोमाटिन क्या होता है, इधर देख लें जरा। अब हेटेरोक्रोमाटिन, जो हेटेरोक्रोमाटिन होता है ना, वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है। हेटेरोक्रोमाटिन, द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन इज नोन एज अ हेटेरोक्रोमाटिन। यानी कि मैंने आपको कहा कि क्रोमाटिन बना कैसे था, जब न्यूक्लियोसोम सुपर क्वाइल्स बना रहे थे। सपोज दैट कि ये आपके पास आ गया जी एक न्यूक्लियोसोम आ गए, मैं न्यूक्लियोसोम बना रहा हूँ, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन, और उसके इर्द गिर्द क्या बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, डीएनए बनाऊंगा। अब अगर आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस तरह का जो क्रोमाटिन होगा, जो कंडेंस्ड होगा, हम उसे क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज हेटेरोक्रोमाटिन। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हेटेरोक्रोमाटिन में जो जीन्स होते हैं वो एक्सपोज्ड नहीं होते, जीन्स एक्सपोज्ड नहीं होते, यानी कि यहाँ पर हेटेरोक्रोमाटिन पे जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो नहीं हो रहा होता। डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जीन एक्सपोज नहीं होते। अलबत्ता आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जीन्स होते हैं उनकी जरूरत नहीं होती। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो क्रोमाटिन है वो आपके पास है जी यूक्रोमाटिन। यूक्रोमाटिन एक ऐसा क्रोमाटिन जो सिर्फ उस वक्त कंडेंस्ड होगा जब सेल ने इंटरफेज से माइटोटिक फेज में जाना है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के दौरान वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो कंडेंस्ड होता है। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रही होगी तो वो कंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद नहीं होगा। यानी कि सपोज दैट यहाँ पर क्या होगा, ये एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आ गए कुछ इस तरह से। अब इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये डीएनए लिपटा हुआ है, ये देखें, ये लूजली है पैक्ड, दरमियान में डीएच साइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी सीक्वेंस होंगे न्यूक्लियोटाइड के, जितने भी जीन्स होते हैं वो एक्सपोज भी होते हैं, और यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है। तो यूक्रोमाटिन में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, लेकिन हेटेरोक्रोमाटिन के अंदर डीएनए की जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और इससे नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर के वो कंटिन्यूसली और एक सीक्वेंस के साथ अपलोड किए जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें।